स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रगतिवाद की सर्वमान्य समय सीमा क्या मानी गई है? पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद की सर्वमान्य समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन नंबर है 1918 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1953 या 1900 से 1918। इसमें से सर्वमान्य समय सीमा क्या है प्रगतिवाद की, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 से 1943। 1936 से 1943 के बीच की समय सीमा है वो क्या मानी जाती है? प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से आरंभ एवं 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से इसका समापन माना जाता है। 1936 में क्या हुआ था? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन हुआ था किसका? प्रगतिशील लेखक संघ का। और इसी से प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो इसी से शुरुआत मानी जाती है प्रगतिवाद की, 1936 से। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। और 1943 में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, किसका हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन। तो तार सप्तक के प्रकाशन से इसकी अंतिम सीमा मानी जाती है। क्या है इसकी अंतिम सीमा? 1943। और 1943 में क्या हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और जब से तार सप्तक का प्रकाशन हुआ उस समय को हम क्या कहते हैं? इस समय को हम क्या कहते हैं? प्रयोगवाद। 1943 के बाद के समय का क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद कहा जाता है। तो 1936 से 1943 अर्थात 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। और तार सप्तक के प्रकाशन से 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसी के साथ ही प्रयोगवाद का प्रगतिवाद का अंत माना जाता है और प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। कब से? 1943 ईस्वी से। तो 1936 से 1943 के बीच की जो सीमा है इसे क्या कहते हैं हम? इसे प्रगतिवाद से संबोधित किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1936 से 1943 ईस्वी। ये क्या है? प्रगतिवाद की सर्वमान्य समय सीमा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में कहाँ संपन्न हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1936 में। ये हमें बताना है कि ये कहाँ संपन्न हुआ था। इलाहाबाद में, कोलकाता में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके अध्यक्ष हमें बताना है। लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अर्थात उसके अध्यक्ष कौन थे ये हमें बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इनमें से किसने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है? ये कथन हमें बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या मुक्तिबोध? कथन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें महत्वपूर्ण जो रचनाकार है उनके कथन भी हमें याद रखने हैं।
तो वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है, ये हमें बताना है। डॉक्टर नगेन, रामविलास शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या मुक्तिबोध, किसका ये कथन है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। ये कथन किसका है, ये मुक्तिबोध का है। वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, यह कथन मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध का जो ये कथन लिया गया है, ये आधा लिया गया है, क्योंकि आजकल जो कथन है वो पूरे नहीं पूछे जाते हैं, बीच से उनका कुछ भाग पूछ लिया जाता है। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ लाइन उसकी कथन की बीच से रख दी जाती है, तो इसीलिए ये परिभाषा इनकी पूर्ण नहीं है। इनकी जो पूर्ण परिभाषा वो क्या है, वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, और यह एक सैनिक आंदोलन है। इनकी पूरी परिभाषा क्या थी कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, और यह एक सैनिक आंदोलन है। ये किसने कहा था, ये मुक्तिबोध ने कहा था। तो उसी में से ये परिभाषा यहाँ पे आधी ले ली गई है कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है, तो ये मुक्तिबोध का कथन है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में अपनी निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण में किसने किया था? प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में अपनी निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण में किसने किया था? ये हमें बताना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने अपने निबंध में, और निबंध क्या था, प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण, और इसमें प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का एक निबंध है, और निबंध का नाम क्या है, प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण, और ये निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1942। प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण 1942 में इन्होंने प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में अपने निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण में किसने किया था, गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवाद को किस अन्य नाम से पुकारा? ये हमें बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवाद को और एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था? सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवाद को किस अन्य नाम से पुकारा है? साम्यवाद, उपयोगितावाद, यथार्थवाद या भौतिकवाद, इनमें से किस नाम से सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवाद को पुकारा है? तो ये हमें बताना है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावाद। क्या कहा था इन्होंने प्रगतिवाद को? उपयोगितावाद कहा था। सुमित्रा नंदन की परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन की परिभाषा थी कि सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो काव्य रचना हुई वही प्रगतिवाद है, और आगे ये लिखते हैं कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद किसका दूसरा नाम है? उपयोगितावाद का। तो उन्होंने प्रगतिवाद को क्या कहा था? उपयोगितावाद कहा था। और ये किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत का है। अगर पंत ऑप्शन में नहीं है, ये परिभाषा अगर दे रखी है और अगर पंत ऑप्शन में नहीं है, तब नंद दुलारे वाजपेयी भी इसका आंसर सही होगा। क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी। लेकिन अगर पंत ऑप्शन में नहीं है तब। प्रगतिवाद को उपयोगितावाद किसने कहा? ऑप्शन में अगर सुमित्रा नंदन पंत और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों दे रखा है तब आप सुमित्रा नंदन पंत सही करेंगे। अगर पंत ऑप्शन में नहीं है तब आप नंद दुलारे वाजपेयी कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या जाएगा? उपयोगितावाद। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यह एक सैनिक आंदोलन है, प्रगतिवाद के संदर्भ में किसका मत है? ये हमने अभी परिभाषा में देखा था। यह एक सैनिक आंदोलन है, प्रगतिवाद के संदर्भ में यह किसका मत है? पंत का, निराला का, मुक्तिबोध का या नागार्जुन का? तो यह एक सैनिक आंदोलन है, प्रगतिवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का है। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध।
और मुक्तिबोध की परिभाषा क्या थी? हमने अभी देखी थी कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। और यह एक सैनिक आंदोलन है। क्या कहा था? यह एक सैनिक आंदोलन है। किसे कहा था सैनिक आंदोलन? प्रगतिवाद को। तो ये परिभाषा किसकी है? मुक्तिबोध की है। और मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है, इनके कथन भी इम्पोर्टेंट है, और ये इनका संपूर्ण साहित्य इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन 1938 ईस्वी किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। और कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मुंशी प्रेमचंद ने करी थी। किसने? मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। तो प्रथम अधिवेशन 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ ये हमें बताना है। और कहाँ हुआ था ये? कोलकाता में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, E.M. फॉस्टर या सज्जाद जहीर, कौन इसके अध्यक्ष थे ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और जो दूसरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, नागार्जुन का वास्तविक या मूल नाम क्या था? नागार्जुन का हमें वास्तविक या मूल नाम बताना है। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र, त्र्यंबकम, वीर राघवाचार्य या केदारनाथ सिंह, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्यनाथ मिश्र। इनका मूल नाम क्या था नागार्जुन का? वैद्यनाथ मिश्र था। और नागार्जुन जो हैं इनकी रचनाएं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनके कथन भी और इनकी जो भी काव्य रचनाएं या फिर जो भी इनकी मैथिली में भी इन्होंने रचना की थी मैथिली भाषा में, तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे? नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे ये हमें बताना है। जनकवि, बाबा, यात्री, ढक्कन, किस नाम से? जनकवि नाम से, बाबा नाम से, यात्री नाम से या ढक्कन नाम से, ये सभी क्या है? इनके उपनाम है। कौन कौन से? जनकवि, बाबा, यात्री या फिर ढक्कन, किसके उपनाम है? ये नागार्जुन के उपनाम है। इनके और भी कुछ उपनाम थे, इनके उपनाम सभी हम देख लेते हैं। इनका उपनाम एक था आधुनिक, इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर। और इनको क्या कहा जाता है? इनको स्वतंत्र चेता कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चेता, स्वतंत्र चेता कवि। ये किसके उपनाम है? नागार्जुन के। स्वतंत्र चेता कवि भी इनको कहा जाता है। इनको जन कवि भी कहा जाता है, इनको बाबा भी कहा जाता है, इनको यात्री भी कहा जाता है और इनको ढक्कन भी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष। शलाका का अर्थ क्या होता है? शलाका का अर्थ होता है प्रतिनिधि। क्या होता है इसका अर्थ? प्रतिनिधि। अर्थात ये प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि थे। शलाका का अर्थ क्या होता है? प्रतिनिधि। तो प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है।
प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है, जन कवि कहा जाता है, स्वतंत्र चेता कवि कहा जाता है, आधुनिक कबीर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इनको, यात्री कहा जाता है, ढक्कन कहा जाता है, बाबा कहा जाता है और जन कवि। ये सब क्या है, ये नागार्जुन के उपनाम हैं। क्या है इनके, ये सब इनके उपनाम हैं। तो हमें क्या देखना है, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्री। यात्री में क्या करते थे, यात्री नाम से, इस उपनाम से ये मैथिली में रचनाएं लिखते थे। किस नाम से, यात्री उपनाम से। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यात्री। इनके सभी उपनाम आप याद रखेंगे। नागार्जुन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, नागार्जुन ने किस वर्ष श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागार्जुन ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म। और कहाँ गए जाकर, श्रीलंका जाकर। किस वर्ष ग्रहण किया था, ये हमें बताना है। 1930, 1935, 1936 या 1942। कब नागार्जुन ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936। नागार्जुन ने 1936 ईस्वी में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन और नागार्जुन। ये प्रश्न अभी हमने किया भी था। इनके जब उपनाम हमने देखे थे, तो किसका उपनाम है प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष, याद करिए आप। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन या नागार्जुन। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और ये इनका उपनाम भी है, प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष। श्लाघा का अर्थ क्या होता है, प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि। अर्थात ये कौन थे, ये प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि थे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, नागार्जुन की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है। खड़ी बोली में रचित पूछा है, प्रथम कविता नहीं पूछी है, खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता पूछी है। नागार्जुन की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है। मिथिला, राम के प्रति, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। कौन सी इनकी खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। तो खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है इनकी, राम के प्रति। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम के प्रति। राम के प्रति का रचना काल क्या है, इसका रचना काल है 1933 ईस्वी। ये क्या है इनका, इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष। और ये किसमें प्रकाशित हुई थी, राम के प्रति रचना काल है 1933 ईस्वी और प्रकाशन वर्ष उसका 1935 ईस्वी है। थोड़ी यहाँ पे ये इसका रचना काल है, प्रकाशन वर्ष नहीं है। ये क्या है इसका रचना काल, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं। अगर रचना काल पूछा जाए तो 1933 ईस्वी आप बताएंगे, और अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1935 ईस्वी बताएंगे। राम के प्रति रचना काल 1933 ईस्वी और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। तो नागार्जुन की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है, राम के प्रति 1933 ईस्वी और प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। अगर पूछा जाए कि राम के प्रति जो रचना है खड़ी बोली में वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में हुई थी, विश्व बंधु पत्रिका में। ये भी आप नोट कर लेंगे कि ये विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, युग की गंगा 1947 किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है। युग की गंगा 1947 ईस्वी किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह हमें बताना है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या मुक्तिबोध, किसका है ये।
तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन। युग की गंगा 1947, ये प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी त्रिलोचन नहीं, केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा 1947 किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल। ये केदारनाथ अग्रवाल का क्या है? ये काव्य संग्रह है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये हमें बताना है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, आग का आईना, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं सभी रचनाएं। हमें बताना है किस रचना पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपूर्वा के लिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, या फिर युग की गंगा, या फिर आग का आईना। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्वा। और ये क्या है? ये काव्य संग्रह है अपूर्वा। और 1984 में ये अपूर्वा का इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1984 ईस्वी। और क्या है? ये काव्य संग्रह है। 1984 और 1986 में इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1986 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। तो केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अपूर्वा के लिए। अपूर्वा का रचना काल क्या? 1984 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या? 1984 ईस्वी। और 1986 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रकृति का कवि और केन का कवि किसे कहा जाता है? इनके एक कवि हैं, उनका उपनाम है प्रकृति का कवि और केन का कवि। तो किसके उपनाम है ये हमें बताना है। सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, या फिर नागार्जुन। किसको प्रकृति का कवि या केन का कवि कहा जाता है? प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल के उपनाम क्या है? प्रकृति का कवि और केन का कवि। अब इनके भी हम देख लेते हैं कि त्रिलोचन के उपनाम क्या है। प्रतिवाद की रचनाकार है त्रिलोचन। इनको क्या कहा जाता है? अवध का, इनको कहा जाता है अवध का किसान कवि। क्या कहा जाता है इनको? अवध का किसान कवि इनको कहा जाता है, किसान कवि। या फिर धरती का कवि, इनको अवध का किसान कवि भी कहा जाता है और इनको धरती का कवि भी कहा जाता है। धरती का कवि किसको? त्रिलोचन को। तो ये किसके उपनाम हुए? ये त्रिलोचन के उपनाम हुए। नागार्जुन के उपनाम अभी हमने देखे ही थे। क्या क्या नाम थे नागार्जुन के? ढक्कन, बाबा, यात्री, ये सब अभी हम देख चुके हैं, इसलिए इसे हम अभी नहीं देखेंगे। या फिर प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद का शलाका पुरुष। और भी इनके उपनाम है, क्या क्या है? बाबा है इनका उपनाम, और क्या है? ढक्कन भी इनका उपनाम है, ढक्कन। और क्या है इनका उपनाम? यात्री भी है इनका उपनाम। तो आदि इनके क्या है? नागार्जुन के उपनाम है। अवध का किसान कवि, धरती का कवि कौन है? त्रिलोचन। प्रकृति का कवि और केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल। लेकिन अगर आ जाए प्रकृति का सुकुमार कवि तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या था? त्रिलोचन शास्त्री का हमें मूल नाम बताना है। त्रिलोचन का वैद्यनाथ मिश्र, रंगाचार्य, तिरुमल्ले नंबाकम, या वासुदेव सिंह। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह इनका मूल नाम था। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी साहित्य में सोनेट छंद को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य में सोनेट छंद को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? निराला, त्रिलोचन, नागार्जुन, या रामविलास शर्मा। किसे सोनेट छंद को स्थापित करने का श्रेय
दिया जाता है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोचन। त्रिलोचन को हिंदी साहित्य में सौनेट छंद को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मलयज ने किस कवि को औसत भारतीयता का कवि कहा है? मलयज ने किस कवि को औसत भारतीयता का कवि कहा है? नागार्जुन को, रांगी राघव को, केदारनाथ अग्रवाल को या फिर त्रिलोचन को? किसे मलयज ने औसत भारतीयता का कवि कहा है, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। त्रिलोचन को मलयज ने क्या कहा है? औसत भारतीयता का कवि कहा है। किसने कहा है? मलयज ने। और किसे कहा है? त्रिलोचन के लिए कहा है। औसत भारतीयता का कवि इनको कहा था। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, मिट्टी की बारात, और ये क्या है? शोक गीत। जैसे सरोज स्मृति, निराला जो कवि हैं उनकी रचना है सरोज स्मृति। कौन सी रचना है? सरोज स्मृति। ये भी क्या है? ये भी एक शोक गीत है। सरोज स्मृति भी क्या है? ये भी शोक गीत है। शोक गीत जो किसी के शोक में लिखा जाए। तो ये सरोज स्मृति किसमें लिखा गया था? निराला की पुत्री थी सरोज, उन्हीं की स्मृति में इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। इसलिए इनकी जो पुत्री थी सरोज, उनकी डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था, तो उनके शोक में इन्होंने जो गीत लिखा था उसका नाम क्या रखा इन्होंने? सरोज स्मृति। इसी तरह से एक रचना है मिट्टी की बारात, ये भी क्या? एक शोक गीत है। ये भी शोक में लिखा गया हुआ गीत है। तो मिट्टी की बारात शोक गीत के रचनाकार कौन है? इसके हमें रचनाकार बताना है। निराला, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन? कौन इसके रचनाकार हैं, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने मिट्टी की बारात नामक शोक गीत की रचना की थी। अगर हम देखें कि मिट्टी की बारात, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, और ये कब इसका प्रकाशन हुआ? 1972 ईस्वी में। मिट्टी की बारात का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। और ये क्या है? ये शोक गीत है। और इसके भाग कितने हैं अगर देखा जाए तो? इसके भाग भी हम देखेंगे। काव्य संग्रह, ये क्या है? मिट्टी की बारात एक काव्य संग्रह है। और क्या है? शोक गीत है। और इसके खंड कितने हैं? तो इसके 5 खंड हैं। कितने खंड हैं इसके? 5 खंड हैं। तो मिट्टी की बारात प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। और ये क्या है? काव्य संग्रह है, अर्थात शोक गीत है। और इसके कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। काव्य रचना है ये, काव्य संग्रह नहीं इसको। तो इसके आप भाग भी याद रखेंगे कि इसके 5 खंड हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, शिव मंगल सिंह सुमन की किस रचना को संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है? मिट्टी की बारात, हिलोरें, प्रलय सृजन या सरोज स्मृति? शिव मंगल सिंह सुमन की किस रचना को संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है? दूसरा सबसे बड़ा। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात ये हमने देखा ही था अभी। इसका रचना काल था 1972 ईस्वी। रचना काल नहीं, 1972 ईस्वी जो क्या प्रकाशन वर्ष माना जाएगा, रचना काल नहीं माना जाएगा, 1972। तो शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी। और क्या है? ये शोक गीत है। शोक गीत है। और इसके कितने खंड हैं? इसके 5 खंड हैं। कितने खंड हैं इसके? 5 खंड हैं। और ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है।
तो ये आप याद रखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा सबसे बड़ा दूसरा शोक गीत कौन सा है, तो वो मिट्टी की बारात है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की बारात। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है अजय खंडहर 1944। अजय खंडहर 1944 किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? नागार्जुन, रांगी राघव, रामविलास शर्मा या त्रिलोचन? किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांगी राघव। अजय खंडहर 1944 ईस्वी किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? ये रांगी राघव की प्रसिद्ध काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हिंदी का शेक्सपियर किस प्रगतिवादी कवि को कहा जाता है? हिंदी का शेक्सपियर किस प्रगतिवादी कवि को कहा जाता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगी राघव और मुक्तिबोध। शेक्सपियर बहुत बड़े पोइट हुए हैं, तो इन्हीं के नाम मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो शेक्सपियर से किसकी तुलना की जाती है? हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। हिंदी का नहीं मतलब प्रगतिवादी कवि। हिंदी का शेक्सपियर किस प्रगतिवादी कवि को कहा जाता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगी राघव या मुक्तिबोध। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांगी राघव। रांगी राघव को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रांगी राघव को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं उनकी झलक मिलती है। उनकी जो शैली है शेक्सपियर की जैसी है, इसलिए इनको हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, रांगी राघव को। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रांगी राघव। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित किस पत्रिका को किस पत्रिका को हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी पत्रिका माना जाता है? या फिर आ जाए कि हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी पत्रिका, तो भी उसी का नाम आएगा। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित किस पत्रिका को हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी पत्रिका माना जाता है? तो भी आंसर वही होगा। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपाव। रूपाव को हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी पत्रिका माना जाता है क्योंकि ये क्या थी? ये प्रगतिवाद की, रूपाव क्या थी? प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका थी। प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका कौन सी थी? रूपाव। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका कौन सी थी, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपाव हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित किस पत्रिका को हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी पत्रिका माना जाता है, तो रूपाव को। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी की प्रथम प्रगतिवादी पत्रिका कौन सी है, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपाव हो जाएगा। इस तरह से हम 3 प्रश्नों को इससे देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूपाव। और रूपाव क्या थी? प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका थी और इसके संपादक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 किसकी रचना है? फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है किस कवि ने तुलसीदास को अपना भाव गुरु नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? भाषा गुरु, टाइपिंग मिस्टेक है, भाषा गुरु। किस कवि ने तुलसीदास को अपना भाषा गुरु माना है? इसमें रचनाकार है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और रांगी राघव। इनमें से किसने तुलसीदास को अपना भाषा गुरु माना, ये हमें बताना है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रांगी राघव। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिलोचन। त्रिलोचन ने तुलसीदास को अपना भाषा गुरु माना था और इन्होंने क्या कहा था इनके बारे में? प्रश्न नंबर 26 हम देख रहे हैं। तो तुलसीदास को इन्होंने अपना भाषा गुरु माना और क्या कहा था? तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी।
क्या कहा था? तुलसी बाबा, इनकी पंक्तियां हैं प्रसिद्ध कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी। इम्पोर्टेंट है पंक्तियां, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उनको। तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हो। आगे क्या लिखते हैं? मेरी सजग चेतना, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हो। किसकी पंक्तियां हैं? त्रिलोचन की। तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हो। तो किस कवि ने तुलसी को अपना भाषा गुरु माना है? त्रिलोचन ने माना है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इन पंक्तियों में मिलता है। इन्होंने लिखा है अपनी पंक्तियों में कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हो। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचनाएं अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखी गई हैं? केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कुछ रचनाएं अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखी थी। तो इनमें से कौन सी रचनाएं हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखी हैं? हे मेरी तुम और जमुन जल तुम, या युग की गंगा, अपूर्वा, या फिर आत्मगंध। इनमें से कौन सी रचना उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखी थी, ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हे मेरी तुम और जमुन जल तुम। इनकी दो रचनाएं हैं, पहले का नाम है हे मेरी तुम और दूसरा है जमुन जल तुम। इनकी ये दोनों रचनाएं कैसे लिखी गई हैं? पत्नी को संबोधित करके ये रचनाएं लिखी गई हैं। अगर हम देखें कि हे मेरी तुम, तो ये कब, इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1981 ईस्वी। हे मेरी तुम, इसका क्या है? 1981 ईस्वी। हे मेरी तुम कब लिखी गई? 1981 ईस्वी में लिखी गई थी। और जमुन जल तुम 1984 में। दूसरी रचना है जमुन जल तुम, ये कब लिखी गई थी? 1984 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे, इनकी प्रकाशन वर्ष दोनों के। ये जमुन जल तुम 1984 ईस्वी और हे मेरी तुम 1981 ईस्वी में। तो हे मेरी तुम 1981 ईस्वी, जमुन जल तुम 1984 ईस्वी। और ये दोनों ही रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की ऐसी रचनाएं हैं जो इन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखी थी। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हे मेरी तुम 1981 और जमुन जल तुम 1984 ईस्वी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी पत्नी को संबोधित करके लिखी थी। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर त्रिलोचन। किसे अवध का किसान कवि कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा जाता है। ये हमने अभी कुछ देर पहले हमने इनके उपनाम में देखा भी था। क्या कहा जाता है इनको? अवध का किसान कवि और धरती का कवि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का कवि। धरती का कवि, ये क्या है? इनके उपनाम है। धरती का कवि या फिर अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, रूप तरंग 1956 किसका काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह है रूप तरंग 1956 ईस्वी। और ये किसका काव्य संग्रह हमें बताना है? रांगी राघव, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, या फिर मुक्तिबोध। किसका काव्य संग्रह हमें बताना है? तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। रूप तरंग 1956 किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा का ये काव्य संग्रह। और रामविलास शर्मा की रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी रामविलास शर्मा की परिभाषाएं भी जो है
जो कथन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। और ये क्या है? काव्य संग्रह है। रूप तरंग की विधा क्या है? ये यहाँ पे लिख ही रहा है, ये काव्य संग्रह है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि किसे माना है? ये हमें बताना है। नागार्जुन, रामेश्वर करुण, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। किसे गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि माना है? तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामेश्वर करुण। किसे माना इन्होंने? रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का प्रथम कवि माना। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। ये सर्वमान्य मान्यता नहीं है कि सभी ने रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का प्रथम कवि नहीं माना। सिर्फ किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने इनको प्रगतिवाद का प्रथम कवि माना, रामेश्वर करुण को। अगर प्रश्न आता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद की प्रथम रचना किसे माना है, तब इसका उत्तर क्या होगा? तो तब इसका उत्तर हो जाएगा करुण सतसई। रामेश्वर करुण की रचना है, क्या नाम है उसका? करुण सतसई। तो करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना। क्या माना इन्होंने? प्रगतिवाद की, ये भी आप याद रखेंगे, प्रगतिवाद की प्रथम रचना। प्रथम रचना किसने माना था? ये गणपति चंद्रगुप्त ने माना था, सभी ने नहीं, सिर्फ गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त, यहाँ आप लिख लेंगे इसको। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद की प्रथम रचना किसे माना? करुण सतसई को माना। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि किसे माना? रामेश्वर करुण को माना। और रामेश्वर करुण की ही रचना है करुण सतसई। अगर प्रश्न आता है करुण सतसई का प्रकाशन वर्ष, तो 1930 ईस्वी। करुण सतसई का प्रकाशन वर्ष वो क्या है? ये है 1930 ईस्वी। तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि रामेश्वर करुण को माना और गणपति चंद्रगुप्त ने रामेश्वर करुण की रचना करुण सतसई को प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना। और करुण सतसई का जो रचना काल है वो क्या? 1930 ईस्वी, या इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। रचना काल नहीं, प्रकाशन वर्ष ही लिखा जाता है रचना में। अगर प्रश्न में आता है रचना काल या प्रकाशन वर्ष कुछ नहीं दे रखा है, तब आप उसका प्रकाशन वर्ष जो होगा उसको सही करेंगे, रचना काल सही नहीं करेंगे, क्योंकि रचना जब प्रकाशित होती है वही उसका सही समय माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रामेश्वर करुण को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रगतिवाद का प्रथम कवि माना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। ये आगे इनकी जो पंक्तियां हैं वो क्या है कि यही हुई है राय जवाहर लाल की। लेकिन कभी पंक्तियां जो पूछी जाती हैं एग्जाम में तो पूरी पंक्तियां नहीं लिखता है, कंफ्यूज करने के लिए आधी पंक्ति ही दे देता है एग्जामिनर। तो आओ रानी हम ढोएंगे पाल की नामक व्यंग्यात्मक कविता किसने लिखी, ये हमें बताना है। ये क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। किस पे? हमारे जो राजनेता हैं उन पर एक व्यंग्य किया गया है कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर निराला। तो किसकी ये पंक्तियां हैं? प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। किसकी पंक्तियां? ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, और इसकी अगली जो पंक्ति है, यही हुई है राय जवाहर लाल की। यही हुई है राय जवाहर लाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। ये किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, रतिनाथ की चाची और बलचन्मा उपन्यासों के लेखक कौन है?
उपन्यास है रत्नाथ की चाची और बलचन्मा। ये किसके उपन्यास है ये हमें बताना है। रेणु, नागार्जुन, प्रेमचंद या अमृतलाल नागर, किसके उपन्यास हैं। तो प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। रत्नाथ की चाची और बलचन्मा किसके उपन्यास है। ये नागार्जुन के उपन्यास है। रत्नाथ की चाची कब लिखा गया, 1948 में। रत्नाथ की चाची, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1948। रचनाकाल नहीं, प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। रत्नाथ की चाची 1948 ईस्वी और बलचन्मा 1952 ईस्वी। ये कब लिखा गया बलचन्मा, 1952 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष भी आप इनके याद रखेंगे, किसी भी रचना का प्रकाशन वर्ष एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रत्नाथ की चाची 1948 ईस्वी, बलचन्मा 1952 ईस्वी। उपन्यासों के लेखक कौन है, नागार्जुन है। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, रांगे राघव की किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध का वर्णन है। रांगे राघव की किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध का वर्णन है, ये हमें बताना है। पिघलते पत्थर, पांचाली, अजय खंडहर या फिर मेधावी, इसमें से किस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध का वर्णन है। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय खंडहर। रांगे राघव की रचना है अजय खंडहर और कब है, 1944 ईस्वी में। अजय खंडहर कब है, 1944 ईस्वी। और ये रचना इंपॉर्टेंट है, अजय खंडहर 1944 ईस्वी। और इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ये भी आप याद रखेंगे कि इस रचना के कितने भाग हैं। इस रचना के 3 भाग हैं, 3 भाग। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी हम यहाँ पे इसके देख लेते हैं। 3 भाग है। पहले भाग का नाम क्या है, झंकार। क्या है, झंकार। दूसरा क्या है, दूसरा है ललकार। ललकार। और तीसरा है हुंकार। क्या है, हुंकार। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अजय खंडहर कब है, 1944 ईस्वी में। इसके कितने भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, पहला है झंकार, दूसरा है ललकार और तीसरा है हुंकार। और ये किसकी रचना है, रांगे राघव की रचना है। अजय खंडहर, अजय खंडहर में किसका वर्णन है, स्टालिनग्राद के युद्ध का इसमें वर्णन है। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय खंडहर। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये पंक्तियां किसकी हैं। ये पंक्तियां हैं, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये पंक्तियां हमें बतानी है किसकी हैं। ये नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर निराला, किसकी पंक्तियां हैं ये। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। किसकी पंक्तियां, ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। मारो मारो हंसिया, हिंसा और हिंसा क्या है। और इनकी सभी पंक्तियां इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, धरती 1945 और गुलाब और बुलबुल 1956 किसके काव्य संग्रह हैं। धरती 1945 और गुलाब और बुलबुल 1956 किसके काव्य संग्रह हैं, ये हमें बताना है। त्रिलोचन, नागार्जुन, रांगे राघव या फिर रामविलास शर्मा, किसके काव्य संग्रह हैं। तो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। किसके काव्य संग्रह हैं, ये त्रिलोचन के काव्य संग्रह हैं। धरती 1945 और गुलाब और बुलबुल 1956 किसके काव्य संग्रह हैं, त्रिलोचन के काव्य संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, प्रगतिशील लेखक संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। ये अंतिम अधिवेशन 1968 में। और ये कहाँ हुआ था, ये हमें बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अंतिम अधिवेशन 1968 ईस्वी में कहाँ हुआ था। लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली या फिर इलाहाबाद। तो लखनऊ तो नहीं हुआ था। लखनऊ कौन सा अधिवेशन हुआ था, लखनऊ प्रथम हुआ था, ये हमें याद रखना है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था।
प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936 में। और अगर आ जाएगी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। द्वितीय कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ कौन सा हुआ था? द्वितीय हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ कौन सा हुआ था? अंतिम। कौन सा अधिवेशन हुआ था? अंतिम अधिवेशन। किसका? प्रगतिशील लेखक संघ का। और ये कौन सा, अगर पूछा जाए कि दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था वो प्रगतिशील लेखक संघ का कौन सा अधिवेशन था? तो ये 7वां अधिवेशन था। 7वां अधिवेशन ही वो अंतिम अधिवेशन था। 7वां अधिवेशन। यह जगह नहीं है, शॉर्ट में लिख देती हूँ अधिवेशन। तो ये अंतिम अधिवेशन था। और कौन सा था? 7वां अधिवेशन था। अगर प्रश्न आता है कि प्रगतिशील लेखक संघ के अंतिम अधिवेशन 1968 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर निहार रंजन रॉय। जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हमें याद रखने हैं। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर, एक मिनट से हटा ही देती हूँ। जो अंतिम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था इसके अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर निहार रंजन रॉय। तो डॉक्टर निहार रंजन रॉय जो थे वो जो प्रगतिशील लेखक संघ का अंतिम अधिवेशन 1968 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर निहार रंजन रॉय। और ये कौन सा अधिवेशन था? ये 7वां अधिवेशन था। 7वां और अंतिम अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, भस्मांकुर खंडकाव्य किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर त्रिलोचन? किसका ये खंड काव्य है भस्मांकुर? ये हमें बताना है। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन की रचना है भस्मांकुर। और कब है भस्मांकुर? 1971 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 ईस्वी। और ये क्या है? ये खंड काव्य है। भस्मांकुर क्या है? खंड काव्य है, 1971 ईस्वी में है, रचनाकार है नागार्जुन। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कविता कौन सी है? बसंती हवा, लाल सिन्हा, केदारनाथ अग्रवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकार हैं। इनकी सभी रचनाएं हमें याद रखनी है। तो इनकी प्रथम कविता पूछी है बसंती हवा, लाल सिन्हा, युग की गंगा, केन किनारे। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं। लेकिन इनमें से ये बताना कि प्रथम कविता कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सिन्हा। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कविता कौन सी है? लाल सेना इनकी प्रथम कविता है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 मिला? शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और कब मिला था? 1974 ईस्वी में। लेकिन किस रचना के लिए मिला था? मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन या फिर हिलोर? ये हमें बताना है कि किसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात कब है? 1972 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शोकगीत माना जाता है। और इसके कितने खंड हैं? 5 खंड हैं इसके। ये मैंने अभी आपको लिखवाई थे थोड़ी देर पहले कि इसके 5 खंड हैं। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1974 ईस्वी में। इसी रचना के लिए 1974 ईस्वी में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको? शिव मंगल सिंह सुमन को। तो शिव मंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मिट्टी की बारात के लिए। कब मिला था? 1974 ईस्वी में। मिट्टी की बारात का रचना प्रकाशन वर्ष क्या? 1972 ईस्वी। इसके कितने खंड हैं? इसके 5 खंड हैं। और ये क्या है? शोक गीत है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 40 है, प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता हमें बतानी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी जो भी वाद है, प्रगतिवाद या फिर छायावाद, इनकी जो भी विशेषताएं वो हमें याद रखनी है। सब भक्ति काल है, चाहे भक्ति काल की विशेषताएं या आदिकाल है, आदिकाल की विशेषताएं, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, तो ये हम याद रखेंगे कि प्रगतिवाद की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि मार्क्सवाद में आस्था, ईश्वर के प्रति अनास्था, या फिर शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से कौन कौन सी जो है वो प्रगतिवाद की विशेषता है, ये हमें बताना है। तो प्रगतिवाद में आस्था सही है। प्रगतिवाद में मार्क्सवाद में आस्था रखी जाती थी। मार्क्स जो थे उनके विचारों में लोग विश्वास करते थे। एक विचारक हुए, क्या नाम था उनका? मार्क्स। और पूरा नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। क्या कहा जाता है इनको? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स में के विचारों में जो विश्वास रखते थे उसी को क्या कहते हैं? मार्क्सवाद कहते हैं। तो मार्क्सवाद में इनकी आस्था थी। प्रगतिवादी जो भी रचनाकार थे, सही है। ईश्वर के प्रति अनास्था, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ये भी सही है। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, जो शोषक करते थे, जो लोग शोषण करते थे, जो पूंजीपति वर्ग था वो क्या करता था? गरीबों का शोषण करता था। किनका शोषण करता था? गरीबों का, मजदूरों का। तो उनके प्रति क्या था? इनमें आक्रोश था, गुस्सा था। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश या उपरोक्त सभी। इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नहीं है? तो मार्क्सवाद में आस्था थी, ईश्वर के प्रति अनास्था भी थी, और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश भी इनमें था। तो ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का, प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगर प्रगतिवाद की सभी विशेषताएं, बाकी विशेषताएं वो भी देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होंगी? मार्क्सवाद में आस्था, ईश्वर के प्रति अनास्था, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और यथार्थवादिता। यहाँ और भी इसकी विशेषताएं हम लिख देते हैं। यथार्थवादिता, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यथार्थवादिता। और भी इसकी क्या क्या विशेषता? विश्व बंधुत्व का भाव भी है इसमें। क्या है विश्व बंधुत्व का भाव? नारी की महत्ता का चित्रण। इन्होंने नारी की महत्ता, नारी को भी विशेष सम्मान दिया। तो नारी की महत्ता का चित्रण। समानता पर बल, ये इनकी मुख्य विशेषता है। ये क्या चाहते हैं? समाज में समानता चाहते हैं, तो समानता पर बल, ये भी इनकी प्रमुख विशेषता है। किसकी? प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है, समानता पर बल, समाज में समानता हो। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध, ये जाति प्रथा को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानते। जन्म भाषा का प्रयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी विशेषता है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने? जन्म भाषा का। तो जन्म भाषा का प्रयोग, ये आप याद रखेंगे, जन्म भाषा का प्रयोग। और क्या क्या? व्यंग्य की प्रधानता, ये क्या करते थे? शोषक वर्ग के ऊपर क्या करते थे? व्यंग्य करते थे। और शोषण मुक्त समाज की कल्पना, ये कैसे समाज की कल्पना करते थे? जहाँ किसी का शोषण ना हो, ना कोई शोषक हो ना कोई शोषित हो। तो शोषण मुक्त समाज की कल्पना ये करते थे। मुक्तक काव्यों की प्रधानता, यहाँ कैसे काव्यों की प्रधानता थी? यहाँ पे मुक्तक काव्यों की प्रधानता थी। मुक्तक काव्यों की प्रधानता, मुक्तक काव्यों की प्रधानता, ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे स्थान की कमी है। मुक्तक काव्यों की प्रधानता। और क्या किया था इन्होंने? तत्कालीन राज्य व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना। जो तत्कालीन राज्य व्यवस्था है, राज्य करने की जो व्यवस्था बनी हुई है, ये उसको नहीं मानते, ये उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो तत्कालीन राज्य व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना, ये उससे संतुष्ट नहीं थे। तो प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता हमने देख ली। मार्क्सवाद में आस्था, ईश्वर के प्रति अनास्था, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, नारी की महत्ता, समानता पर बल, जन्म भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, और मुक्तक काव्यों की यहाँ प्रधानता थी। ये आप याद रखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होती है। आशा है आपको आज की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में ये
महत्वपूर्ण योगदान देगी। आज के प्रश्नोत्तर यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे किसी टॉपिक पर प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।